गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। तो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का जो साइंस के अंदर केमिस्ट्री का पार्ट जो है उसको हम स्टडी करेंगे। जितने भी लेसन उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास स्टार्ट करता हूँ कि आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो केमिस्ट्री की रहेगी। रसायन विज्ञान। यहाँ किसी भी बच्चे को संशय में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम जो है पढ़ाऊंगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे जो है आप सभी यहाँ से जो है सीख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो लेसन पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम पहले इजिप्ट देश के अंदर, इजिप्ट देशों के अंदर एक वहाँ पर नदी है जिसका नाम है नील नदी। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, नील नदी। अब वहाँ लोगों ने देखा, वहाँ पे जैसे लोग जाते थे, कोई कुछ पानी लेने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि नील नदी की जो मिट्टी है वो क्या वो काले रंग की है, ब्लैक सॉइल। वहाँ की जो मिट्टी है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की। और उस मिट्टी को उन लोगों ने क्या नाम दिया? उस मिट्टी को नाम दिया उन्होंने कैमिया। क्या नाम दिया? कैमिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैमिया। उन लोगों ने उस मिट्टी को नाम दिया कैमिया। अब उस कैमिया नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने देखा कि उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। जो केमिकल्स नाम तो पहले नहीं था, बट उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक अलग पदार्थ के जो है द्रव है। कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का, कोई किसी कलर का है, अलग अलग प्रकार के हैं। अब उन्हीं को उस कैमिया मिट्टी से जो द्रव निकले, जो रसायन निकले, उनको क्या नाम दिया गया? उनको केमिकल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? केमिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? रसायन। क्या कहते हैं जिसे हम? रसायन। रसायन नाम दिया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे और दूर दराज तक पता लगा कि वहाँ ऐसे ऐसी स्थिति है, तो लोगों ने क्या किया, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो आकर के वहाँ क्या करने लगे? रिसर्च करने, अपनी खोज वहाँ पर करने लगे। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने जब इन केमिकल्स का अध्ययन किया, इन केमिकल्स की स्टडी की, तो उसको उन्होंने किस नाम से पुकारा? उसको उन्होंने केमिस्ट्री के नाम से पुकारा। तो केमिकल से क्या निकला? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई? केमिस्ट्री क्या होता है? Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science in which chemical are studied. तो ध्यान दे कि केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है, एक विज्ञान की एक ऐसी टहनी है, एक शाखा है, एक हिस्सा है, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका? रसायन। देखो, रसायन से क्या बना? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? रसायनों का। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा किसके बारे में हो गया कि केमिस्ट्री वर्ड जो है किस प्रकार आया, रसायन विज्ञान जो है वो किस प्रकार जो है निकल करके आया। अब देखो, इसके अंदर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें हम पढ़ते हैं। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है H2 हम इसको लिखते हैं। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट से कि कभी भी आप H नहीं लिखोगे। क्यों? जब आप H लिखोगे, अकेला हाइड्रोजन लिखोगे, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो उसकी बाह्य कक्षा पूरी होती है? नहीं होती।
और कोई भी तत्व जो है, कोई भी परमाणु जो है, जब तक उसके बाह्य कोश पूरा नहीं होगा वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, इसलिए क्या लिखा जाता है हमेशा H2 लिखा। अब हाइड्रोजन की खोज जो की थी उस साइंटिस्ट का, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? प्रिस्टले। यानी कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। बट केमिस्ट्री के जो पिता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? किसे कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? ये कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब देखो, जिस प्रकार जेम्स वाट जी ने भाप का इंजन बनाया, तो जेम्स वाट को क्या कहा गया? भाप के इंजन के पिता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का काफी हिस्से तक उन्होंने खुद लिखा, तो उन्हें क्या कहा गया? संविधान का पिता। अब जैसे ग्राहम बेल जी ने मोबाइल बनाया, तो उन्हें क्या कहा? मोबाइल का पिता। अब इस प्रकार एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, जिसके ऊपर आज का बहुत सारी केमिस्ट्री उसी के ऊपर काम करती है। वो क्या थी? कंपल्सन थ्योरी। उसे क्या कहा गया? कंपल्सन सिद्धांत। कंपल्सन सिद्धांत कहा गया, कंपल्सन थ्योरी कहा गया। और इस कंपल्सन सिद्धांत के अंदर था क्या? इस कंपल्सन सिद्धांत के अंदर क्या था? एंटोनी लेवोजियर ने बताया था कि कोई भी वस्तु जब जलती है, जब बर्न होती है, तो उसके लिए एक गैस की प्रेजेंस होनी जरूरी है, एक गैस की उपस्थिति होनी जरूरी है, और वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और इसी थ्योरी को क्या कहा गया? कंपल्सन थ्योरी कहा गया। यानी कि एंटोनी लेवोजियर के अनुसार किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कंपल्सन सिद्धांत कहते हैं। और किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। और इसीलिए एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। क्लियर सभी को? तो ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। बुक का क्या नाम था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये मैं आपको जनरल सी बातें जो है बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक जो बातें पता होनी चाहिए। और इसी बेसिक से जुड़ी एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जिस भी स्टूडेंट्स को एलिमेंट्स याद नहीं है, तत्व याद नहीं है हाइड्रोजन से लेके, वो अपने कम से कम 30 तक तत्व जरूर याद करें। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो हम लेसन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें A to Z याद नहीं होता ना, जिस प्रकार हमें A to Z याद नहीं होता तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाते ना। तो उसी प्रकार ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट्स है, ये विज्ञान की क्या है? ये विज्ञान के A to Z ये है, ABCD है विज्ञान की, इसलिए आपको उनको याद करना जरूरी है। अब देखो, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। इसकी मैं एक दो बातें और बताता हूँ आपको कि केमिस्ट्री को जो है 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट्स के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री। ये जो है चीज़ें जब आप आगे कंपटीशन लेवल की जब स्टडी करोगे तो वहाँ ही आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये बातें हम अभी यहाँ पे नहीं करते हैं। अब हमारे लेसन की तरफ चलते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर ही कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक कितने हैं? देखो, रासायनिक यौगिक कितने हैं? यहाँ पे 3 प्रकार के रासायनिक यौगिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, और साल्ट यानी कि। अब इसको समझ में आया सभी बच्चों को? तो आज हम किस लेसन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं?
सेकेंड लेसन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। तो जी हाँ, सेकेंड लेसन हम स्टार्ट करते हैं हमारा अम्ल, क्षार और लवण। आज मैं इसको मुख्य बातें जो है इस लेसन की मैं आपको बता। तो हमारा जो द्वितीय जो अध्याय है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं हम इस बारे में। देखो, अब जैसे आपने अपने आसपास देखा क्या कि जैसे आप दूध रखते हैं, दूध आपने रख दिया, शाम को सुबह क्या होता है उसकी दही बनी। बहुत सी बार क्या होता है, आपने जैसे कुछ ज़्यादा खाना खा लिया तो आपके पेट में से जो है खट्टे डकारे आने लगते, यानी या फिर जैसे आप देख मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो आप साबुन रगड़ते हो, लोहे की छड़ रगड़ते हो, इससे क्या होता है, ठीक होता है। तो जितनी भी एक्टिविटी हमारे अराउंड होती है ना, ये हमारी किससे जुड़ी हुई है, ये हमारे इन्हीं से जुड़ी हुई है, अम्ल से, क्षार से, लवण से। और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये जो है इतनी जो क्रियाकलाप होती, गतिविधियाँ होती, किस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो अम्ल, क्षार एवं लवण, ये हमारा जो लेसन है, तो हम इस लेसन के ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि ये तीनों बातें क्या है, ये तीनों चीजें क्या। तो देखो सबसे पहले अम्ल यानी कि एसिड। अब एसिड शब्द जो बना है ना, अम्ल जो बना है वो किससे बना है, वो एसिडस शब्द से बना है। इससे एसिडस, एसिडस का अर्थ क्या होता है, एसिडस का मीनिंग क्या होता है, एसिडस का मीनिंग होता है शोर, यानी कि खट्टा। अब आपको पता चल गया होगा कि अम्ल, एसिड स्वाद में क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। देखा आपने, जैसे आपने नींबू खाया होगा, इमली आपने खाई होगी, टमाटर आपने खाया होगा, अब इनके अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर एसिड ही होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब एसिडस शब्द से बना जिसका मीनिंग क्या होता है, शोर यानी कि खट्टा। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखो ना, सही परिभाषा लिखो इसकी अम्ल की, तो आप क्या लिखोगे कि वे केमिकल्स, वे रसायन जो पानी में मिक्स करने पर, पानी में घोलने पर क्या देते हैं, H+ या H3O+, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि वे केमिकल, वे रसायन जो जल में घोलने पर H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा जो है आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाएं कि वो रसायन जो जल में घोलने पर H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो एसिड भी जो है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और देखो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनका पीएच मान 0 to 7, जिनका पीएच मान क्या होता है, 0 to 7। ये पीएच मान क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार आप इतना ध्यान रखिए कि जिनका पीएच मान क्या होता है, 0 to 7, वो कौन से अम्ल होते हैं, सॉरी 7 नहीं, 3.5। एसिड वो होते हैं जिनका पीएच मान 0 to 7 होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिनका पीएच मान 0 to 3.5 होता है, 0 से 3.5 होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी जो शक्तिशाली होते हैं, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक आता है HCl। HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको बुक के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पढ़ने को मिलेगा। एक आता है H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक आता है HNO3, इसको क्या बोलते हैं,
नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही प्रबल अम्ल है, बहुत ही तेज अम्ल है। इनका पीएच मान कितना होता है 0 to 3.5 इनके बीच में। तो एक इसके बाद होता है हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल, अब दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है, उनका पीएच मान 3.527, 3.5 से 7 के बीच जिनका पीएच मान होता है, वो अम्ल कौन से होते हैं, वो अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी देखो ध्यान देने की बात क्या है, पीएच मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उतना ही कम प्रबल होगा, यानी कि दुर्बल। अब दुर्बल अम्ल के अंदर कौन से आते हैं, जैसे टारट्रिक अम्ल, जैसे सिट्रिक अम्ल, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, वो एसिड जो जिनको हम खाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनके अंदर एसिड होता है और जब खा जाते हैं उससे उसका हमारा बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए कौन से अम्ल है, दुर्बल अम्ल तभी तो खा पाते हैं। अगर प्रबल अम्ल खा जाए जल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, जिसको तेजाब बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, अब ये तो देखो हमने पढ़ा किसके बारे में, एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। ये अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H3+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। पीएच मान 0 to 7 होता है। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, जिनका पीएच मान 0 to 3.5 होता है। प्रबल अम्ल के अंदर कौन से आए, HCl आ गया, H2SO4 आ गया, HNO3 आ गया। और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, वो अम्ल जिनका पीएच मान क्या होता है 3.5 to 7 होता है, जिसके अंदर क्या आ गया, टारट्रिक एसिड आ गया, सिट्रिक एसिड आ गया, ऑक्सैलिक एसिड आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षार यानी कि बेस। अब क्षार क्या होते हैं, क्षार वो केमिकल है, वो रसायन है जिसको हम जल में जब घोलते हैं तो कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। यानी कि वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें क्षार कहते हैं, बेस। ठीक है, अब देखो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7 to 14 होता है। 7 और 14 के बीच में पीएच मान होता है किसका, क्षार का, बेस। अब इसके भी इसी प्रकार दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, जिनका पीएच मान 11 से 14, 11 to 14, वो कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कौन से बेस हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये दोनों प्रबल क्षार। पर देखो क्षार के अंदर उल्टा होता है, अम्ल के अंदर क्या था, पीएच मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, पीएच मान जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, वीक बेस। वीक बेस कौन से होते हैं, वीक बेस वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 to 10 होता है। 7 और 10 के बीच में जिनका पीएच मान होता है वो क्या होते हैं, वो वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे इसके अंदर कौन से आते हैं, CaOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये MgOH2 तो आप लोगों ने बहुत सी बार देखा भी होगा, तो भी नहीं देखा, अरे इनो खाई होगी आप लोगों ने,
हाँ, तो इनो के अंदर जो बेस होता है ना वो MgOH2 ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक दुर्बल क्षार हमारी एसिडिटी को ठीक करता है। इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा अच्छे से। तो ये क्या है? दुर्बल क्षार। क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार क्या है? दुर्बल क्षार, ठीक है। इसका अब इसके बाद देखो, मैं बहुत देर से आपको बता रहा था पीएच होता लगा रखी क्लास में, है ना। तो ये पीएच क्या है? पीएच क्या, देखो पीएच को हम कैसे पढ़ेंगे? पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, ये आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, नोट कर लेना सारे बच्चे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम पीएच का जो फुल नेम पढ़ सकते हैं। यानी पीएच होता क्या है? हाइड्रोजन की शक्ति, जो ये दिखाता है कि इस केमिकल के अंदर, इस अम्ल के अंदर, या इस क्षार के अंदर हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, वो क्या होता है? वो उसका पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान, ठीक है। अब इसके बाद आपने पढ़ा है इसके अंदर एक पीएच स्केल। एक अगला टॉपिक क्या आता है इसके अंदर? वो आता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल, जो पीएच स्केल जो नाम है ना, वो सबसे पहले किसने दिया था? वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1913 के अंदर ये नाम दिया पीएच। और पीएच स्केल की डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा सूचक है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या दिखाता है? जो ये दिखाता है कि किसी रसायन के अंदर हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। वो हाइड्रोजन शक्ति के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार। यानी पीएच स्केल एक ऐसा सूचक है जो किसी रसायन के अंदर में हाइड्रोजन शक्ति दिखाता है या हमें अम्ल या क्षार का बोध करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यह है हमारी पीएच स्केल। अब इसके बाद एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक वर्ड आता है लिटमस पत्थर। क्या आता है? लिटमस पत्थर यानी कि एक प्रकार का सूचक है, सूचना देने वाला, बताने वाला कि ये क्या है, यानी कि इंडिकेटर है। अब देखो इंडिकेटर किस तरह के, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचकांक, प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं प्राकृतिक सूचक। देखो अब नेचुरल इंडिकेटर के अंदर कौन से आते हैं? नेचुरल इंडिकेटर के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे पास, जैसे आपने लिटमस पत्थर के बारे में पढ़ा है, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ना, इनसे देखो अम्ल और क्षार को ऐसे चेक करते हैं। अब दो कलर के आपने नेचुरल इंडिकेटर पढ़े होंगे, लिटमस पत्थर पढ़े होंगे आपने। कैसे? एक तो होता है जैसे ब्लू कलर का, नीले रंग का। जो नीले रंग का लिटमस पत्थर होगा ना, और उसको जब आप किसमें डुबोगे? अम्ल में जब डुबोगे, नीले रंग के लिटमस पत्थर को जब आप अम्ल में डुबोगे तो उसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा? उसका रंग जो है बदल के लाल, रेड, ठीक है। रेड कलर के लिटमस पत्थर को, लाल रंग के लिटमस पत्थर को जब आप शार्क में डुबोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग नीला हो जाएगा, ठीक है। इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो। तो इस प्रकार जो है अम्ल और क्षार की लिटमस पत्थर से पहचान होती है। अब देखो लिटमस पत्थर क्या है? प्राकृतिक सूचक। कैसे है वो? लिटमस पत्थर आपने पढ़ा होगा, एक इसके अंदर बुक में देखा आपने, बैंगनी रंग का रंजक होता है ना, देखा आपने। तो लिटमस पत्थर जो है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर वो क्या है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से, लिचेन जिसको बोलते हैं, इसे
थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से जो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक लिटमस पत्थर प्राप्त होता है। अब देखो थैलोफाइटा क्या है। थैलोफाइटा एक समूह का नाम है, पौधे आते हैं जिसके अंदर, उसका एक समूह है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा की खास बात क्या है, थैलोफाइटा के अंदर जितने भी पौधे आते हैं वो सारे थैलस के आकार के होते हैं। थैलस, थैलस क्या, थैलस के आकार के पौधे होने का मतलब क्या है, थैलोफाइटा समूह के अंदर वो पौधे आते हैं जिसको हम बता ही नहीं सकते कि उसकी जड़ नीचे है, इसकी जड़ कहाँ है, उसका सिरा कहाँ है, क्योंकि ऊपर नीचे सारे जो एक जैसे ही होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता उसकी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा ग्रुप बोला जाता है। और इसी के अंदर कौन से पौधे आते हैं, लाइकेन पौधे आते हैं। लाइकेन पौधे से जो लिटमस पत्थर बनता है उसका रंग कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, यानी कि बैंगनी रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है लिटमस पत्थर, ठीक है। जो आपसे पूछ रहे लिटमस पत्थर क्या होता है, लिटमस पत्थर एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। जब इस बैंगनी रंग का रंजक बता दिया हमने, जब आप क्या बताओगे, जब नीले लिटमस पत्थर को अमल में डुबाया जाता है तो लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पत्थर को क्षारक में डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है, नीला, ठीक है। अब देखो ये हो गया लिटमस पत्थर। लाइकेन की बता रहा था, लाइकेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ आपको मैं, कि लाइकेन जो पौधा है वो दो प्रकार के पौधों से मिलकर बना है। किस किस से, एक तो एल्गी, एल्गी यानी कि ये होता है कवक, और एक फंगी, सॉरी कवक नहीं होता, शैवाल, और ये होता है कवक, ठीक। अब एल्गी जो पौधा होता है, जो शैवाल जो पौधा होता है वो हरा रंग, उसका हरा रंग होता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पौधों का हरा रंग किसका लगता है, 7वीं क्लास से पढ़ते हमारे हैं, पौधों का हरा रंग उनके अंदर उपस्थित है क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। अब इसका हरा रंग तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं। अब ये पानी के अंदर, ये पानी को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पानी को प्राप्त करता है। ये क्या करता है, जो कवक पौधा है ये इसको जल देता है, क्या देता है, जल। और आपको पता होना चाहिए किसी भी पौधे को जो भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता तो होती है। अब ये इसको क्या देता है, जल देता है, क्योंकि बिना जल के इसका भोजन नहीं बनेगा। और जब जल मिलने के बाद जब ये भोजन बनाता है तो ये इसको क्या दे देता है, ये इसको फूड दे देता है, यानी कि भोजन दे देता है। तो देखो एक दूसरे ने काम चला लिया ना अपना, एक दूसरे का साथ दे करके, तो इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। तो ये हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, लाइकेन पौधे के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं, प्राकृतिक सूचक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं कृत्रिम, यानी कि ह्यूमन मेड कृत्रिम सूचक। अब देखो कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक के अंदर मुख्य मुख्य कौन से पढ़ते हैं, देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। पहले मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही बता देता हूँ आपको। एक मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनाइलफथैलीन होता है, और एक टर्मेरिक होता है। देखो मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का ही लिटमस होता है, ऑरेंज कलर का रंजक होता है, इसका कलर कैसा होता है।